हेलो एवरीवन, मैं हूँ रागिणी और मैं हूँ अद्वैत। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अ कपल इन जर्मनी में। तो आज हमारे साथ है आकाश, जो बर्लिन से एमएस इन डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे जर्मनी में डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है, एडमिशन की क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या जर्मन जरूरी है, और पार्ट टाइम एंड फुल टाइम जॉब्स के क्या प्रोस्पेक्ट्स है और आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। थैंक यू आकाश, हमारे चैनल में आने के लिए। और ये वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपकी ये जर्नी कैसे रही इंडिया से जर्मनी में। Thanks, Advait, for having me on your YouTube channel. To frankly speaking with you, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पूरी तरीके से मार्केटिंग फील्ड में रहा है। मेरा ऑलरेडी मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग मींस मार्केटिंग मैनेजमेंट एमबीए ऑलरेडी मैं फुल टाइम कर चुका हूँ 2014 बैच। उसी वक्त मेरा हो चुका था और उसके बाद का मेरा कंटिन्यूसली मार्केटिंग फील्ड में ही मेरा एक्सपीरियंस रहा है। जब मैं कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा लगा कि मतलब पकड़ लीजिए कि 2015 या 16 के करीब, कि क्योंकि मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में काम करता था, न्यूज़पेपर मार्केटिंग में था। शायद आप सबको मालूम रहेगा द इंडियन एक्सप्रेस और ऐसे कुछ न्यूज़पेपर हैं, उनके लिए मैंने काम किया है। उसके बाद मुझे लगा कि ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर ये सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, तो मुझे लगा कि डिजिटल की तरफ आना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनल ओवरऑल एक डिक्लाइन सिचुएशन पे मुझे लगा। उसके वजह से मैं डिजिटल मार्केटिंग में आया। डिजिटल मार्केटिंग में आने के बाद एक वेल एस्टेब्लिश एक काफ़ी अच्छा स्टार्टअप मुंबई में ही शुरू हुआ था। उनके लिए मैंने तकरीबन 3-3.5 साल के लिए काम किया वहाँ। और काम करने के बाद मुझे लगा और अच्छा एक्सप्लोजर अभी इंटरनेशनल लेवल पे लेना चाहिए। मैंने सर्च करना शुरू किया और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स मतलब जो यूट्यूब जैसे आप जैसे लोग वीडियोस बनाते हैं, तो वहीं से नॉलेज गेन किया और मुझे लगा कि जर्मनी इज़ द बेस्ट। ओके, तो इंटरेस्टिंग। और तो जर्मनी रिलेटेड ये स्टीरियोटाइप काफ़ी रहता है कि इंजीनियरिंग फील्ड रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी जॉब्स है, काफ़ी सारी कंपनीज है, और जनरली नॉन इंजीनियरिंग फील्ड्स के बारे में इतना सुनाई नहीं पड़ता है। तो आपका क्या मोटिवेशन था या आपने जर्मनी क्यों चूज किया? एक्चुअली आपने जो बोला ये इम्प्रेशन सच में है, मतलब अक्रॉस इंडिया। लेकिन एक सच बात है, इफ यू वांट टू कम इन जर्मनी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केटिंग फील्ड स्पेसिफिकली जब आ जाती है तो लैंग्वेज बैरियर एक हो जाता है। दैट इज अ ट्रू थिंग। आपको सच में उसके ऊपर काम करना पड़ेगा अगर आप मार्केटिंग या आईटी छोड़ के किसी भी फील्ड में अगर यहाँ काम करना चाहते हो। एटलीस्ट B1 B2 लेवल तक मुझे लगता है कि आप करेक्ट। यहाँ पे इंडस्ट्री और मार्केट साइज भी जर्मनी का काफी अच्छा है, मल्टीकल्चर सोसाइटी है। मुझे लगा कि जर्मनी को सिलेक्ट करना चाहिए। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि क्या आप अपने कोर्स के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि आपने आपके फील्ड रिलेटेड रेलेवेंट जो कोर्सेस है मास्टर्स के लिए वो कहाँ से ढूंढे? एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग आपका सवाल है, और ये मैं समझता हूँ कि सबसे क्रूशियल पार्ट है। आप सबको मालूम ही रहेगा कि that.de जो वेबसाइट है ये कॉमन वेबसाइट है, मतलब सबको मालूम ही है। उधर से ही जाना है, वही प्रोसेस मैंने भी फॉलो किया और दैट्स इट। वहीं से कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम मुझे भी मिले, और जिस क्राइटेरिया में, क्योंकि मैं एमएस कर रहा हूँ यहाँ पे, मिनिमम 3+ इयर्स आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप एमएस में एडमिशन लेना चाहते हो। तो एक्चुअली कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑफर करते हैं विदाउट एक्सपीरियंस, वो भी पॉसिबल है। लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है, एक्सपीरियंस लेके अगर आप एमएस करने के लिए यहाँ आते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में जो टच पॉइंट्स हैं वो ऐसे कंसीडर करके आपको पढ़ाया जाता है कि आपको कुछ बेसिक चीज़ें मालूम है। अगर आप एक्सपीरियंस के बाद आते हो तो ज़्यादा बेटर है। डायरेक्टली आएंगे तो आपको बेसिक्स ही क्लियर नहीं रहेंगे और वो ऊपर ऊपर का ही सब चलता रहेगा।
तो अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी को टारगेट किया था, तो इसी से रिलेटेड फिर क्वेश्चंस है कि आपके फील्ड में एडमिशन के लिए मिनिमम सीजीपीए क्या होना चाहिए, या फिर डॉक्यूमेंट्स या एंट्रेंस एग्जाम्स कौन सी होती है, और एप्लीकेशन प्रोसीजर कैसा है, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? एप्लीकेशन प्रोसेस में आप जैसे यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करते हो तो उनके एक रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ टच में आ जाते हो आप लोग। ईमेल कोऑर्डिनेशन चलता है मोस्टली। सो जो बेसिक चीज़ है तो आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी पहले वेरीफाई करती है कि मतलब कौन से यूनिवर्सिटी, तो आपको सारे स्कैन्स कॉपी उनको भेजनी पड़ती है, ईमेल करनी पड़ती है। ओके, यूनिअसिस्ट थ्रू नहीं होता है फिर? नहीं, मतलब आप डायरेक्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में डायरेक्टली आप भेज सकते हो, ठीक है। ओके, सो वहाँ पे आपको डायरेक्टली उनको सारे स्कैन कॉपीज भेजनी है। उसके बाद आपको दो एंट्रेंस एग्जाम, मतलब आप एंट्रेंस बोल सकते हो उनको। एक है सबसे पहले आपका टॉट, मतलब जो लैंग्वेज जिसमें आपको कोर्स पूरा सीखना है, सो वो इंग्लिश में है। सो आपको आईएलटीएस देनी जरूरी है, ठीक है। अराउंड आपका ओवरऑल स्कोर 6.5 बैंड तक होना चाहिए। उसके बाद आपके कुछ बेसिक इंटरव्यूज भी होते हैं यूनिवर्सिटी पैनल के साथ। 2 राउंड होते हैं, मेरे तो 2 हुए थे उसमें। सो जो 2 राउंड्स में फर्स्ट में एक इंट्रोडक्शन ही रहता है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं। और सेकंड राउंड में वो रियलिटी में नॉलेज चेक करते हैं वेदर यू हैव एक्सपीरियंस इस फील्ड में, क्योंकि एमएस के लिए जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, एटलीस्ट 3+ ईयर्स। सो वो थोड़ा जज कर लेते हैं, उसके बाद वो इजीली प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी के साइड से मिल जाता है। सो यू कैन प्रोसीड फॉर द वीजा थिंग। और आपने बताया कि आपने सिर्फ प्राइवेट में ही किया था और आपने उसका रीज़न भी बताया, पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग के पर्सपेक्टिव से या आगे की अपॉर्चुनिटीज़ के पर्सपेक्टिव में कुछ डिफरेंस है या क्या, उसके बारे में कुछ क्लैरिटी आप दे सकते हैं? मतलब वन सेकेंड, बहुत बढ़िया सवाल है आपका ये, बिकॉज कि ये कंफ्यूजन बोलिए या जो भी ये डिफरेंस है क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सी अगर आप एक्सपीरियंस लेके आ जाते हो, स्पेशली यूरोप में भी, जर्मनी में अगर आप आते हो, सो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ वैसे भी अच्छी है, ठीक है। हाँ, लैंग्वेज आप गवर्नमेंट पब्लिक यूनिवर्सिटी से आप एमएस पूरा कीजिए या प्राइवेट से कीजिए, लैंग्वेज बैरियर तो तब भी रहने ही वाला है, तो आपको लैंग्वेज के ऊपर कमांड देनी ही है, ठीक है। सो अगर आप एमएस के लिए आ रहे हो, सो प्राइवेट या पब्लिक ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि दोनों जगह पे चल ही जाएगा। रीज़न ये है उसके पीछे कि आपको क्या बोलते हैं ना कि एक बेसिक नॉलेज रहता है। ये इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा वैक्यूम है अभी यूरोप में, तो आपको जॉब भी मिलने की चांसेस काफ़ी अच्छे हो ही जाते हैं। कंडीशन है लैंग्वेज का, लेकिन अगर वो आप कर लेते हो तो वो भी अच्छा हो ही जाता है। सो मुझे लगता है ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन कोई बैचलर के लिए आ रहा है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि उन्होंने प्रेफर करना चाहिए पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए, क्योंकि उनके पास वैसे भी एक्सपीरियंस नहीं है, स्क्रैच से उनको कोई भी चीज़ को पढ़ना है, वेदर इट इज़ मैनेजमेंट और आईटी जो भी है। सो पब्लिक से जाएंगे तो उनको अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट लेवल की अपॉर्चुनिटी है, बेटर देन प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ओके, पर टीचिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ ऑलमोस्ट difference सेम है, नहीं? ऑलमोस्ट सेम है। पब्लिक में मैं बोलूँगा कि उनके बस वो डिपेंड है वापस कि आप कौन सा एजुकेशन ले रहे हो। जैसे मास्टर्स में या पीएचडी में आप देखेंगे तो पब्लिक में थीसिस को क्लियर करना काफ़ी डिफिकल्ट है। ये इतना नहीं है कि बोलने जितना आसान नहीं है। प्राइवेट में थीसिस पार्ट उतना क्या बोलते हैं ना कि क्राइटेरिया लेवल पे इतना ज़्यादा ये नहीं किया जाता है, उसको असेसमेंट ओके ओके आपका हो जाता है उसमें। तो अब बात करते हैं कुछ कोर्स स्पेसिफिक। तो आपका जो कोर्स है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में आप अगर कुछ डिटेल्स दें कि आपके क्रेडिट्स कितने हैं, ड्यूरेशन कितना है आपके कोर्स का, और अभी आपने बताया कि वो प्राइवेट है तो कितनी उसकी फीस है, और एडिशनल आप सेमेस्टर फीस भी पे करते हैं क्या, वो सारी बातें। जो मेरा टोटल पेड अमाउंट है वो है 11,200 यूरो, ठीक है। तो ये आपने वन ये टाइम वन टाइम में मैंने इंडिया में ही पे किया था। मेरा कोर्स का टोटल ड्यूरेशन है 1 साल, मतलब 12 मंथ्स, क्योंकि मास्टर्स 18 मंथ्स का भी रहता है कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, और 1 साल का भी रहता है। इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है कि आपको कहाँ से जाना है, कैसे करना है। वो डिपेंड करता है कि सिलेबस भी कैसा है। भले मतलब मास्टर्स डिजिटल मार्केटिंग में ही है, लेकिन सिलेबस भी कुछ अलग अलग हो सकता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस एजुकेशन है। ऐसा कुछ नहीं है इंडिया जैसा कि आपको मतलब 8-10 सब्जेक्ट रहेंगे और सब में थोड़ा थोड़ा नॉलेज लो। यहाँ ऐसा नहीं है, आपको एक सेमेस्टर में मैक्सिमम 2 या कभी कभी इलेक्टिव्स के नाम पे 1 आध सब्जेक्ट रहता है, लेकिन इनका डेप्थ काफ़ी अच्छा है।
ठीक है, मतलब विड्थ नहीं है इस सब्जेक्ट, या मतलब वैरायटी बोल सकते हो, वो ज्यादा नहीं है। एक दो ही सब्जेक्ट रहेंगे लेकिन इतना ज्यादा डीप नॉलेज देंगे उसमें कि वो ज्यादा बेटर रहता है। सो दैट इज द सीन इन माय कोर्स। और आपके कोर्स में क्या इंटर्नशिप आपको मैंडेटरी है या कैसे है? और थीसिस का क्या सीन या है? हमारे कोर्स में कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में इंटर्नशिप मैंडेटरी है। ठीक है, जो नॉर्मली 18 मंथ्स की जितनी भी एमएस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रहे हैं उसमें 6 मंथ वो इंटर्नशिप की ही है। ठीक है, कोर्स वैसे भी 1 साल का ही रहता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सिटी आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है। लेकिन जो मेरी यूनिवर्सिटी वो इंटर्नशिप प्रोवाइड नहीं करती, बट इंटर्नशिप करना काफी अच्छा है। अब जो एक इम्पोर्टेंट सवाल है काफी सारे स्टूडेंट्स को होता है कि आपके फील्ड रिलेटेड जर्मन लैंग्वेज की क्या सिचुएशन है, और क्या इंग्लिश में जॉब्स अवेलेबल होते हैं एंट्री लेवल पोजीशन पे, या स्टार्टिंग से ही आपको जर्मन मैंडेटरी होता है? डिपेंड्स। सबसे पहले मैं बोलूँगा, अगर आप यहाँ आपके करियर की शुरुआत इंटर्न से करना चाहते हो, एज ए इंटर्नशिप से करना चाहते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली ये पॉसिबल है कि शायद आपको इंग्लिश मतलब लैंग्वेज बैरियर शायद नहीं रहेगा। वेदर आप स्क्रैच से आपका करियर शुरू कर रहे हो या ऑलरेडी अच्छे पोजीशन से कर रहे हो, लैंग्वेज आना बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इंग्लिश से ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे जॉब ऑफर अभी, जो मेरा एग्जिस्टिंग जॉब जो मैं कर रहा हूँ वो मैं इंग्लिश में ही कर रहा हूँ। मेरा अभी तक जर्मन में A1 के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा अभी तक A1 लेवल भी नहीं है, लेकिन मैं ग्लोबल डेस्क में बैठता हूँ। सो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की मतलब नीड थी, उनको जर्मन की वैसे भी नीड नहीं थी, तो वो हो गया। लेकिन ये केस टू केस है। लेकिन ज़्यादातर बर्लिन की केस में, मतलब मैं बर्लिन में रहता हूँ, सो बर्लिन में होता ये है कि बर्लिन इज अ स्टार्टअप कैपिटल ऑफ यूरोप। ओके, सो यहाँ बहुत सारे स्टार्टअप हैं और बहुत सारे एस्टेब्लिश कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ से ऑपरेट करते हैं। होता ये है उसमें कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं ना कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस रहते हैं अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो केस में आपको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं मिलती, मतलब इंग्लिश में भी काम चल जाता है। लेकिन कुछ स्टार्टअप जो सिर्फ बर्लिन या जर्मनी स्पेसिफिक है, तो वहाँ पे आपको जॉब मतलब लैंग्वेज की काफ़ी ज़रूरत है। तो एंट्री लेवल पे ऐसा पकड़ते हैं कि या हो मतलब जाता वो है, लेकिन 60-40% जैसे आप आगे पकड़ जाते सकते हैं। हैं। 60% चांस है कि आपको मिल जाएगा, 40% शायद नहीं भी मिले। डिपेंड है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन को या किस स्टार्टअप को और कौन से कंपनी को ढूंढ रहे हो। तो अभी आपने बताया कि आप बर्लिन में रहते हैं, और बर्लिन तो जर्मनी की कैपिटल है, काफी एक्सपेंसिव सिटी है। आपने मेन चीज तो एकोमोडेशन कैसे ढूंढ लिया, और एक स्टूडेंट के लिए एवरेज मंथली एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं? आप सही बोल रहे हो कि बर्लिन काफी बड़ा सिटी है और काफी, बट मैं आपको एक्सपेंसिव नहीं बोलूंगा। मैंने एक वेबसाइट है housinganywhere.com, वहाँ से मैं जो एग्जिस्टिंग अकोमोडेशन है मैंने वहीं से ढूंढा था। ये प्रमोशन नहीं है हाउसिंग एनीवेयर का, मैं क्लियर करूँ, लेकिन जो है मैंने उन्हीं से किया था, तो मैं जस्ट वो क्लेरिफाई कर रहा हूँ। स्टूडेंट एक्सपेंस फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बेस्ट है आपका रेंट। नॉर्मली यहाँ जितने भी रूम्स आपको मिल जाते हैं तो वो इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सब उसमें इंक्लूड ही रहता है। ठीक है, तो लेकिन अभी बर्लिन की स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो यहाँ पे मतलब 350 से 400 यूरो तक भी आपको रूम मिल जाती है, लेकिन वो नसीब की बात है। मेरे केस में तो ऐसा नहीं हुआ। 500 से 550 यूरो तक का भी एवरेज बन चुका है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ह्यूज डिमांड है और सप्लाई कुछ नहीं है। सो और ये शेयरिंग अपार्टमेंट है या फिर आपका 100% शेयरिंग। हाँ, आपको रूम सेपरेट मिलेगा, किचन और वॉशरूम आपको शेयर करना पड़ेगा विद अदर योर फ्लैटमेट्स। तो 550 पकड़ते हैं रेंट? हाँ, रेंट का 550 पकड़ सकते हैं हम। उसके बाद आपको एक यहाँ पे इंश्योरेंस लेना जरूरी है, मतलब एज पर द जर्मन लॉ। सो प्राइवेट इंश्योरेंस है, पब्लिक इंश्योरेंस वापस मैं रेकमेंड करूंगा पब्लिक इंश्योरेंस। तो उसका आप पकड़ लीजिए कि नियर अबाउट मेरा अभी 106 यूरो है मंथली, जो उनको मुझे प्रीमियम पे करना पड़ता है। आप पकड़ सकते हैं कि 200 से 250 यूरो पर मंथ आप ग्रोसरीज का भी खर्चा पकड़ सकते हैं। वो भी डिपेंड है एक्चुअली आप कितना घर में खाना बनाते हैं। स्टूडेंट नॉर्मली कोई नहीं बनाता है, रेडी टू ईट फूड ही ज़्यादातर कंज्यूम करते हैं। जैसे पेनी रेवे बहुत से यहाँ पे रेडी टू कुक फूड मिल जाता है, लाइक पिज्ज़ा, सलाड, तो वो सब उसी में चलता है। सो मैं आपको वही बोल सकता हूँ कि एक्सपेंस के लेवल पे मैं बोलूँ तो आपको वैसे भी मतलब आपका ब्लॉक बैंक अकाउंट से स्टूडेंट को आई थिंक 850-60 यूरो समथिंग कुछ मंथली अमाउंट आपको पे आउट आता ही है। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि पार्ट टाइम जॉब करने, तो मुझे लगता है कि नियर अबाउट
800 to 900 आपका वैसे भी इनकम बनी जाता है। यहाँ पे बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल है, तो उससे आप पकड़ लीजिए कि 1100 से 1200 यूरो तक आप मंथली इनकम इजीली आफ्टर डिडक्शन टैक्स आप इजीली लेके जा सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब प्लस मिनी जॉब दोनों से। सो कर सकते हैं। ये तो मैं ऑड जॉब की बात कर रहा हूँ। पार्ट टाइम जॉब नॉर्मली ऑड जॉब है, ठीक है। ऑड जॉब मतलब यहाँ बहुत सारे डिलीवरी कंपनीज हैं, जैसे लाइक उबर ईट, लिफ्रांडो, या मतलब बहुत सारे हैं। तो वहाँ पे एज ए डिलीवरी बॉय या स्टोर असिस्टेंट, यहाँ अमेजोन की फैसिलिटी भी बहुत बड़ा वेयर हाउस है, तो वहाँ भी सॉर्टिंग के जॉब्स, उस टाइप के जॉब्स रहते हैं। सो अलग अलग है। यहाँ मिनिमम वेज जो है वो 10 यूरो है, लेकिन बहुत सारे जगह पे 12 यूरो पर आवर का भी मिल रहा है। जैसे स्पेशली डिलीवरीज में 12 यूरो तो मिलता ही है, मीन्स दैट इज अ ग्रॉस सैलरी, उसमें टैक्स कटने वाला है। मेरे केस में मतलब टचवुड वो ज़्यादा सिचुएशन आया नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा जॉब एक मिल गया जो डिजिटल इंडस्ट्री से मतलब करते, तो दैट्स इट। तो अभी आपने पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में बताया और आपने बताया सैलरी कितनी हो सकती है, पर इस पे क्या मतलब आपका जितना इंडिया में एक्सपीरियंस है या क्या आपकी सीनियरिटी थी उसके बेसिस पे कुछ पे में डिफरेंस या ऐसे कुछ चीज़ होती है? उसमें पार्ट टाइम जॉब जो स्टूडेंट्स के लिए ऑफर होते हैं नॉर्मली, जो मतलब जैसे अभी मैं डिजिटल में ही कर रहा हूँ, सो वहाँ एक्सपीरियंस ही देखा जाता है। मतलब और मतलब स्पेशल मतलब मैं मेरे केस की अगर मैं बात करूँ तो कंप्लीटली वहाँ पे एक ही चीज़ था उनका कि बंदे को एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी डिजिटल बैकग्राउंड से आए हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जहाँ मैंने काम किया है इंडिया में, तो उनके भी सारे रेफरेंसेस दिए। इंटरव्यू राउंड 4 राउंड चली इंटरव्यू, तो काफ़ी एक लंबा प्रोसेस था। और इन जॉब्स में फिर क्या पे आपको ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू ऑड जॉब? ऑफकोर्स काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी ज़्यादा पेमेंट रहता है एज कम्पेयर टू ऑड जॉब, और फैसिलिटीज़ भी काफ़ी रहती है। मतलब मुझे यहाँ जो लोकल ट्रैवल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो उनका ट्रैवल टिकट आपको मंथली पास आपको मिल जाता है, बहुत सारे अदर फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है आपको। आप पकड़ लीजिए कि 15 से 18 यूरो तक भी आपको सैलरी मिल सकती है अगर पार्ट टाइम है, ठीक है। डिपेंड है कंपनी टू कंपनी। मतलब स्टार्टअप अगर है तो स्टार्टअप में पकड़ लीजिए कि 14-15 यूरो तक ही रहेगा। एस्टेब्लिश कंपनी में आपको अच्छा मिल रहा है तो 18 अप टू 20, उसके आगे तो नहीं जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में तो यही चल रहा है फिलहाल ऐसे। तो फाइनल सवाल ये है कि क्या ये वर्थ होगा कि जर्मनी में आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इतना खर्चा करके पढ़ रहे हैं, तो क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स है इस फील्ड रिलेटेड और कितनी सैलरी कोई एक्सपेक्ट कर सकता है, और इसके ऊपर अगर आप बता सके कि कौन सी ऐसी सिटीज है स्पेसिफिक जर्मनी में जहाँ पर आपके फील्ड के लिए अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं? तो सिटीज के केस में एक अच्छी बात है जर्मनी के बारे में कि यहाँ बहुत सारी सिटीज हैं, और जहाँ सारी जगह पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अभी आप एक नॉर्मल आप कोलेन ले सकते हैं, हैम्बर्ग ले सकते हैं, बर्लिन है, फ्रैंकफर्ट है, म्यूनिक है। सो ये सारे जगह पे आपको डिजिटल के फील्ड में स्पेसिफिकली मैं आपको बोलूँ तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, ठीक है। सो ये है यहाँ। अगर फुल टाइम की अगर हम अभी बात करें तो सैलरीज के केस में मैं आपको बोल सकता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में आप पकड़ सकते हैं कि एक स्टार्टिंग रेंज आप पकड़ सकते हैं फ्रॉम 45,000 यूरो से 50,000 यूरो तक का आपका एक स्टार्टिंग जर्नी हो सकता है फुल टाइम में, ठीक है। लेकिन अगर बिफोर टैक्सेस, ये ग्रॉस में बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है। उसके बाद सीनियरिटी के हिसाब से है, मतलब आप पकड़ सकते कि 70,000 से मतलब 55 to 62 तक है। उसके बाद 70 to 75 है। 1,10,000 यूरो तक के भी पैकेजेस हैं मेरे बहुत सारे कलीग्स को। तो इट्स मतलब वो डिपेंड करता है आपकी सीनियरिटी प्लस आप जो फील्ड में, क्योंकि डिजिटल भी बहुत बड़ा है। आप सोशल मीडिया स्ट्रीम है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, कंटेंट क्रिएशन एक है, सो सारी चीज़ें उसमें है। तो आप डिपेंड करते हैं कि आप किस में हो, उसके ऊपर वो डिसाइड हो जाता है। ओके। सो या थैंक यू आकाश, हमारे साथ आज वीडियो में आपने पार्टिसिपेट किया और इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच। यू वेलकम एक्चुअली। सो वी होप कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगा हो। एंड इफ यू हैव लाइक द वीडियो देन डू लाइक द वीडियो। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, उस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।